साल 1969 मानव की सफलता का सबसे बड़ा साल 1969 भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास का सबसे यादगार साल 1969 मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा। साल 1969 भारतीय स्पेस एजेंसी की स्थापना की गई। साल 1969 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। साल 1969 भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार घोषित किया गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी, फिट एंड फाइन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था साल 1893 के बारे में कि साल 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए। साल 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्रूड लाइन खींची गई। साल 1893 में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन होता है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा साल 1969 के बारे में। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साल 1969 मानव की सोच का, मानव की सफलता का सबसे बड़ा साल था। साल 1969 में ही नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य था मानव को चंद्रमा तक पहुंचाना, और इस मिशन का नाम था अपोलो 11। एक्चुअली में जो अपोलो 11 था वो एक यान था, एक व्हीकल था जिसके थ्रू जो है मानव को चंद्रमा तक ले जाया जाएगा। जो चंद्रमा के लिए जो पर्सन सेलेक्ट हुए थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन एंड माइक कॉलिक्स। ये तीनों जो थे वो अपोलो 11 के तहत जो चंद्रमा पर जाते हैं। अपोलो 11 भारत धरती पर से उड़ान भरता है 16 जुलाई 1969 को, और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचता है। यहाँ पर ये जो डेट है 22 जुलाई, इसको आप करेक्ट कर लेना क्योंकि यहाँ पर जो है 20 जुलाई होगा। और चंद्रमा पर जैसे ही अपोलो 11 पहुंचता है तो फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा पर जो है कदम रखने वाले पहले पर्सन बन जाते हैं। मतलब कि इतिहास रच दिया जाता है। और ये आपके सामने है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दो पर्सन दिख रहे हैं, इनके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन है। तो कोई एक बहुत फनी सा लाइनिंग है कि पूछा जाता है कि चंद्रमा पर मूतने वाले पहले पर्सन कौन थे, तो बज एल्ड्रिन थे। ओके, स्पेस पर जो सबसे पहला प्राणी भेजा गया था वो कुत्ता था। 1957 में यूएसएसआर के द्वारा एक कुत्ते को जो है सैटेलाइट के द्वारा जो है चंद्रमा पर भेजा गया था, जो फिर जब उनका जो मिशन या उनका जो व्हीकल जो है लॉन्च किया जाता है तो उसके 3 या 4 मिनट बाद जो वो डॉगी जो कुत्ता था वो मर जाता है। उसका नाम था लाइका। अब एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो अपोलो 11 था वो जो अपोलो 11 मिशन था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो चांद पर मानव को भेजने से रिलेटेड था। मानव ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था, तो 20 जुलाई 1969 को। पहले पर्सन कौन थे चंद्रमा पर जाने के लिए जाने वाले, ये तो सभी जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। जहां नासा ने अंतरिक्ष में चंद्रमा पर मानव को भेजा हुआ था 1969 में, वही हम जो है 1969 में अपनी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू कर रहे थे। अपने अंतरिक्ष पर वर्क करने के लिए जो एक एजेंसी बना रहे थे जिसका नाम है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, डेट याद रखना, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे विक्रम अम्बालाल साराभाई, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। इनके द्वारा इसरो की स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। इसरो के 20 से अधिक जो है वो हेडक्वार्टर हैं, या छोटे मोटे जो हेडक्वार्टर है वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। जैसे कि 4 जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो दिल्ली में हैं, हमारी राजधानी में ही है। इसरो जो है हमारा, इसरो जो है हमारे स्पेस से रिलेटेड काम करता है, जैसे कि संचार व्यवस्था को भी ये देखता है, स्पेस से रिलेटेड नए नए सैटेलाइट लॉन्च करता है और उपग्रहों को लॉन्च करता है। जैसे कि आपने GSLV PSLV के बारे में सुना होगा, वो इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किए जाते हैं। मतलब अंतरिक्ष में जो खोज करना, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ये सभी काम जो है हमारे इसरो के द्वारा किए जाते हैं। इसरो जो डिपार्टमेंट है उसे कहते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, शॉर्ट में DOS कहते हैं इसको, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसरो से रिलेटेड हमारा कोई मंत्रालय नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, मतलब कोई मंत्री नहीं है जिसे हम कहते हैं कि ये जो स्पेस मिनिस्टर है। जो इसरो है वो सीधी जो है प्रधानमंत्री से कनेक्ट होती है। इसरो अपनी रिपोर्ट जो है सीधा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। और आज जो इसरो है वो भारत की सभी एजेंसियों में सबसे सक्सेसफुली जो है काम करने वाली हमारी एजेंसी है। इसरो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में, याद रखना। इसके जो फाउंडर थे वो थे विक्रम अम्बाला साराभाई, ठीक है। इन सब के बारे में जो आपको याद रखना, और इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इसरो की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो है पता ही नहीं था कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है, हमारी जो स्पेस पर जो काम करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम इसरो है। एक्चुअली यहाँ पर कन्फ्यूज़न पता कहाँ होता है? नासा और इसरो पर। तो अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगी तो आप पता कर लोगे कि ये जो है इंडिया की है, क्योंकि इसरो से आई से ही पता चल जाता है कि आई से इंडिया, एन से नहीं। ओके। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया था 2016 में, कि 500 और 1000 के नोट जो है वो अब लीगली तौर पर लीगली नहीं माने जाएंगे। 500 और 1000 के नोट जो है बंद है। सेम इसी तरह जो है 19 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री होती है, उनके द्वारा अनाउंस किया जाता है कि 14 बैंकों का अब राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। जो 14 बैंक होते हैं वो निजी बैंक होते हैं, किसी न किसी पर्सन ने जो है उनको बनाया होता है, और अब वो होंगे क्या होंगे? अब वो सरकार के अंडर में आ जाएंगे। तो 1969 को 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। बस मतलब 20 जुलाई 1969 को नासा ने चंद्रमा पर जो है मानव को भेजा था, उसी से जस्ट एक दिन पहले ही हमें श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण का। हुआ ये था कि 1947 से 1955 के बीच की एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें 360 जो छोटे मोटे जो बैंक थे वो डूब गए थे। मतलब जो भारतीय जो थे उनका पैसा जो है वो डूब गया था। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर आज भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया होता तो क्या होता? तो विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे जो भगौड़े हैं उनके द्वारा जो है प्राइवेट बैंकों को लूटा गया होता, और उससे जो है बहुत सारे भारतीयों का जो है पैसा डूब जाता। क्योंकि हमारा जो पैसा होता है तो वो हम बैंक में रखते हैं। बैंक जो है उनमें विजय माल्या जैसे शरारती तत्वों को जो लोन देता और वो जो है भाग कर निकल जाते। तो इससे क्या होता कि जो भारतीय थे, जो मेनली जो आम जनता है, उनका जो पैसा था वो डूब जाता, क्योंकि बड़ी मेहनत से कमाया होता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पर तो नहीं होती क्योंकि वो जो थे प्राइवेट थे। तो उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है डिसीजन लिया गया कि जो बैंक है, जो 14 बड़े बैंक हैं, उनका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। एक्चुअली में उस दौर में 1969 के दौर में हरित क्रांति भी वह काफ़ी ज़ोरों शोरों पर थी, और बहुत अच्छे से जो है डेवलप कर रहे थे अपने अनाज वाला सेक्टर जो था, हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था, वहाँ पर जो हरित क्रांति थी बहुत बहुत अच्छे से काम कर रही थी, और हमारे जो अनाज का जो भंडार थे वहाँ पर जो है अनाज की जो बरकत थी वो बढ़ रही थी। और इस टाइम जो है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो है लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इस टाइम जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना भी ज़रूरी था। आप देखोगे उसके बाद जो है राजीव गांधी जी 1980 में जो है 6 और बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। राजीव गांधी जी कहते हैं कि जिन भी बैंकों की जो कैपिटल है वो 200 करोड़ से अधिक है, उन बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। और आपको ये डेट याद रखनी है, ऐतिहासिक डेट है, और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 19 जुलाई 1969 को। 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि इस दौर में जो थी वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उस समय जो बहुत बड़े दिग्गज नेता भी थे, बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, जैसे मोरारजी देसाई हो गया, कामराज हो गया, नीलम संजीव रेड्डी हो गया। ये सभी जो नेता थे वो भी प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए जो डिजर्व करते थे। तो इस टाइम जो थी वो प्रधानमंत्री बनी हुई थी इंदिरा गांधी जी, और उनके द्वारा कुछ ऐसे स्टेप लिए जा रहे थे जो इन सभी नेताओं को जो है पसंद नहीं थे। एक्चुअली में इंदिरा गांधी क्या थी, वो ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया करती थी। उनकी कुछ अपनी ही एक ग्रुप होता था, कुछ लेजेंड पर्सन होते थे, इनके जो फेवरेट पर्सन होते थे, इन्होंने उनका ग्रुप बनाया होता था, वो बस उन्हीं से डिस्कस करती थी, और बाकी ज़्यादा नेताओं से डिस्कशन नहीं होता था। और इनके द्वारा आप देखोगे कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का जो है डिसीजन ले लिया गया था, साथ ही इन्होंने जो प्रीवी पर्स को जो समाप्त कर दिया था। अब आप कहोगे कि पेट अब ये प्रीवी पर्स क्या था, कि इन्होंने क्या जो पर्स डालने को मना कर दिया था? ऐसा नहीं है। पीवी पर्स जो था, आपको पता है जब हम आज़ाद हुए थे तो बहुत सारे राजा रजवाड़ों, बहुत सारी रियासतों को भारत में मिलाया गया था। तो उसके तहत जो है उन राजाओं, उन वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे, उनको जो है स्पेशल राइट दिए गए थे कुछ, तो उनको जो हम कहते थे प्रीवी पर्स, और इन्हीं राइटों को जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो समाप्त कर दिया जाता है, और बहुत अच्छी बात भी थी। और इसके बाद जो भारतीय कांग्रेस का जो सबसे तड़कता धड़कता जो मुद्दा था, जिसकी वजह से कांग्रेस का विभाजन हुआ था, मतलब उसमें का जो तत्कालिक जो कारण था कांग्रेस के विभाजन का, वो था राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर।
हुआ ये था कि जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के राष्ट्रपति थे और उनकी जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर ही होते हुए भी उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से पर्सन थे जिनकी राष्ट्रपति के होने पर, मतलब वो जो राष्ट्रपति थे तभी उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाती है और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। और कांग्रेस और इंदिरा गांधी के बीच में जो है कांग्रेस के जो नेता थे, मेनली जो मोरारजी देसाई थे, वो उसमें जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, और उनके और इंदिरा गांधी जी के बीच में थोड़े मतभेद चलते रहते थे। और कभी जो कांग्रेस पार्टी थी वो जो डिसाइड करती है, मतलब कांग्रेस पार्टी के उसमें जो अध्यक्ष हुआ करते हैं, जैसे कि आज आप देखोगे कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो है जेपी नड्डा, तो उसमें जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो होते थे एस निजलिंगप्पा, नाम थोड़ा अटपटा है, एस निजलिंगप्पा। तो एस निजलिंगप्पा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। और कांग्रेस की पार्टी जो है चाहती है कि जो उसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी, तो वो चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी जो है कांग्रेस का उम्मीदवार हो, और कांग्रेस डिक्लेयर भी कर देती है कि नीलम संजीव रेड्डी जो है कांग्रेस की तरफ से जो है राष्ट्रपति के लिए जो है खड़े होंगे। और इंदिरा गांधी चाहती थी कि उस समय के जो उप राष्ट्रपति थे वीवी गिरी जो थे उसमें जो कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। आपको पता है कि जब राष्ट्रपति जो है अपने पद पर नहीं होते तो उनके पद को जो संभालता है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। तो उसमें वीवी गिरी जो है इंदिरा गांधी की पसंद थे कि वीवी गिरी जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए जो है अपना नामांकन भरें, बट वहाँ पर कांग्रेस ने जो है इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में एन संजीव रेड्डी को जो राष्ट्रपति चुन लिया होता है, मतलब पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एन संजीव रेड्डी को जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुन लिया जाता है। और वहीं पर इंदिरा गांधी जो है वीवी गिरी को सपोर्ट करती है कि उनको जो कहती है कि आप जो है स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हो जाओ, मतलब फ्रीली, किसी पार्टी से नहीं, बिल्कुल अलग से जो खड़े हो जाइए। और वीवी गिरी ऐसा ही करते हैं, वो जो है खड़े हो जाते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं एस निजलिंगप्पा, बहुत अटपटा सा नाम है, एस निजलिंगप्पा जो है वो एक व्हिप जारी करते हैं। व्हिप जारी मतलब वो अपने कांग्रेस के जो सांसद और विधायक होते हैं उनको जो है ऑर्डर जारी करते हैं कि सभी जो कांग्रेस होंगे, वो कांग्रेस के जो नेता होंगे या कांग्रेस के जो सदस्य होंगे वो एस संजीव रेड्डी को जो है वो सपोर्ट करेंगे। बट वहीं पर इंदिरा गांधी मतलब ओपनली तो नहीं कहती, लेकिन वो कहती है कि सभी जो है वो वोट अपनी अंतरात्मा से ही डालें। और यहाँ पर सभी को पता होता है कि इंदिरा गांधी जो है वो वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही होती है। और जब राष्ट्रपति के का चुनाव का जो डिसीजन आता है और वोट जीत जाते हैं वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी वोट हार जाते हैं और वीवी गिरी जो है वोट जीत जाते हैं। और यहाँ पर जो है फिर क्या करते हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा होते हैं वो इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर देते हैं। और यहीं पर जो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 12 नवंबर 1969 को, 12 नवंबर, डेट याद रखना, 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आज जो आप कांग्रेस देख रहे हो ना, ये वो 85 वाली कांग्रेस नहीं है। ये जो कांग्रेस आज एज ए प्रेजेंट है वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है। उसमें कांग्रेस का विभाजन होता है, एक बनती है कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी बनती है कांग्रेस आर, कांग्रेस रिकविजिनिस्ट पार्टी। और जो कांग्रेस आर है वो इंदिरा गांधी की पार्टी होती है, और कांग्रेस ओ जो होती है वो जो पुराने जो लीडर होते थे, जिसमें एस संजीव रेड्डी हो गया, मोरारजी देसाई हो गया, कामराज हो गया, बहुत बड़े बड़े जो नेता थे वो जो है वो कांग्रेस ओ के सदस्य होते हैं, और कांग्रेस आर के सदस्य इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर होते हैं। और जब फिर प्रधानमंत्री के लिए जो वो इलेक्शन होते हैं उसमें कांग्रेस ओ के जो सीटें प्राप्त होती है वो केवल 16% सीटें प्राप्त होती है। लेकिन जहाँ पर कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस होती है उससे जो है 44 सीटें प्राप्त होती है, 44% सीटें जो है वो प्राप्त होती है। मतलब जो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी थी उनकी जो पब्लिक में जो वैल्यू थी वो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि वो लगातार जो थी वो पब्लिक के लिए जो वर्क कर रही थी, पब्लिक के फेवर में वर्क कर रही थी। बस इनका यही था कि ये जो है थोड़ी एग्रेसिव टाइप की थी, ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया करती थी, सीधे डिसीजन लेने का ही काम किया करते थे। तो इस तरह से जो है फिर कांग्रेस का विभाजन जो है वो 12 नवंबर 1969 को हो जाता है। अब बात करते हैं दादा साहिब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के जो थे वो एक डायरेक्टर थे, एक राइटर भी थे, बहुत बड़े जाने माने जो है डायरेक्टर थे, और इनको जो है भारतीय फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 30 अप्रैल 1870 को जो है 1870 को जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में होता है, और 73 वर्ष की उम्र में 16 फरवरी 1944 में
इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर 1969 में जो है इनके नाम पर एक अवार्ड रिलीज़ किया जाता है जिसका नाम होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। उसके बाद जो आप देखोगे बहुत सारे जो भारतीय एक्टर हैं वो भारतीय सिंगर हैं, मतलब जो भी फिल्म की दुनिया में काम करते हैं उनको दिया जाता है। जैसे कि आशा भोसले जी को दिया गया, 1989 का लता मंगेशकर को दिया गया, 2008 लता मंगेशकर जी को, सॉरी, 2018 का अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, और 2019 का आप मुझे बताइएगा किसको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया है। सो दोस्तों, ये था हमारा साल 1969। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़।